हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा जो 12th चैप्टर आपका वेक्टर था वो कंप्लीट हो गया था पिछली वीडियो के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आपके डिस्टेंस फार्मूले, सेक्शन फार्मूले वगैरह ये यूज होंगे। पहले हम वो करते हैं। देखो बेटा, आपके पास एक पॉइंट है P। अगर उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो डिस्टेंस फार्मूला यानी कि अगर हम डिस्टेंस पी क्यू की बात करें तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये है बेटा 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। एक होता है बेटा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि अगर पी क्यू एक लाइन है, कोई पॉइंट इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2y2, y1 प्लस y2y2 और z1 प्लस z2y2। ये आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड। एक होता है बेटा सेक्शन फार्मूला। 10th 11th में आप पढ़ते आ रहे हो सेक्शन फार्मूला। देखो पी क्यू लाइन है बेटा, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। क्यू के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। कोई पॉइंट ले लेते हैं हम R, ठीक है। R ने इस लाइन को m/n में डिवाइड किया। ये रेशो 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कोई भी हो। R ने इस लाइन को m/n में डिवाइड किया तो हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बेटा। सेक्शन फार्मूला 2 तरह से लगाया जाता है। एक होता है बेटा इंटरनली डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन। अगर इंटरनली डिवीजन से हम आर के कोऑर्डिनेट लिखें तो कैसे लगाएंगे? देखो m की मल्टीप्लाई x2 के साथ प्लस n की मल्टीप्लाई x1 के साथ अपोन में m प्लस n। m की मल्टीप्लाई y2 के साथ प्लस में n की मल्टीप्लाई y1 के साथ अपोन में m प्लस n। और थर्ड बेटा m की मल्टीप्लाई z2 के साथ प्लस n की मल्टीप्लाई z1 के साथ अपोन में m प्लस n। ये है सेक्शन फॉर्मूले से आपके आर के कोऑर्डिनेट। इंटरनली डिवीजन। अगर एक्सटर्नली डिवीजन करेंगे तो उसमें क्या होता है बेटा? m की मल्टीप्लाई x2 से यहाँ माइनस आएगा n इंटू में x1 अपोन में m माइनस n। सेकेंड में यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, ये आ जाएंगे एक्सटर्नली डिवीजन से आर के कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखता है इंटरनली एक्सटर्नली और हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है तो हम हमेशा कौन सा अप्लाई करते हैं? जो इंटरनली डिवीजन से होता है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। देखो बेटा 2 डायमेंशनल में आपके पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब हम पढ़ें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये बेटा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो आपकी ऐसे जाएगी x डैश। अगर y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो इधर y डैश। और अगर z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो ऐसे z डैश। देखो बेटा यहाँ पे x o x डैश, x o x डैश, y o y डैश और z o z डैश, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और तीनों क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे 2 डायमेंशनल में पढ़ते हैं
एक्स एक्सिस वाई पे परपेंडिकुलर वाई एक्स पे। यहाँ तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है एक्स परपेंडिकुलर वाई पे, वाई परपेंडिकुलर जेड पे और जेड परपेंडिकुलर एक्स पे। ये तो हो गया एक्सिस। देखो बेटा, अगर हम प्लेन की बात करें तो ये जो है ना, ये हमारा एक्स ओ वाई प्लेन होगा, ये वाला एक्स ओ वाई। अगर इस प्लेन की बात करेंगे तो वाई ओ जेड, और अगर इस प्लेन की बात करेंगे तो जेड ओ एक्स। एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स, ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाएंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर बात बेटा कोई पॉइंट प्लॉट करने की आती है, देखो बेटा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जैसे हमने उसको ये नाम दे दिया, तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स 0 0, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0। कोई भी पॉइंट अगर हम वाई एक्सिस पे लेंगे, जैसे बी नाम दे दिया, तो वाई एक्सिस पे एक्स जेड 0, और बेटा जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ एक्स और वाई 0, जेड की वैल्यू हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, और ये आपका ओरिजन जहाँ एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। तो ये तो बात होगी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 डायमेंशनल की। ये तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं बेटा, ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 2 डायमेंशनल में भी हम क्या पढ़ते थे, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है वाई पे, वाई परपेंडिकुलर होता है किस पे, एक्स पे। अब देखो बेटा, वेक्टर के बारे में 12th चैप्टर में हमने थोड़ा वेक्टर के बारे में पढ़ा है, अब हम उसी में आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, हमने वेक्टर में भी पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर है, आर वेक्टर ले लिया, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। आपको बिल्कुल शुरू से आदत डालनी है, आई जे के पे हम कैप लगाएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रिस्पेक्टिवली। बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और अगर हमें आर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, अंडर द रूट इस वेक्टर के कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। ठीक है, यहाँ सीधा रख देंगे। अगर आप यहाँ पे आर वेक्टर रख दे, ऊपर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपोन में ये रखोगे, सेपरेट करके लिखोगे तो कंपोनेंट क्या आएंगे, ए अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड हो जाएगा बेटा बी अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा सी अपोन में। तो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शन रेशियो और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनो मेरी बात है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन से भी डिनोट करते हैं, सिर्फ नोटेशन की बात है। जैसे ये आपका लिखने में लंबा हो जाता है तो हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए एल एम एन भी यूज करते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या, कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम करोगे ना वो हमेशा 1 आएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब देखो बेटा, जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। कोई भी हमारे पास पी पॉइंट है और हमने ओ पी वेक्टर ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया बेटा आर। ओ पी वेक्टर ने जैसे एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बेटा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा। अल्फा बीटा गामा वो एंगल हैं जो ओपी वेक्टर ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाए। बेटा अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहेंगे। अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल। अब देखो, एक तो हम डायरेक्शन कोसाइन को एलएमएन से डिनोट करते हैं, और एक बेटा हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए ही कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा नोटेशन भी यूज करते हैं, जहाँ पे
अल्फा बीटा गामा वो एंगल हैं जो उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए। यानी कि कोस अल्फा एल, कोस बीटा एम, कोस गामा एन, ये तब जब हमें एंगल दे रखे हों। एल एम एन की फॉर्म तब जब हमें वेक्टर दे रखा हो और हम उससे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, अगर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वेयर का सम अगर 1 होता है, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो फिर ये भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या, कि कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा क्या होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार वो हमसे यूँ पूछ लेता है कि कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा 1 होता है, तो ये बताओ साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस में साइन स्क्वेयर गामा क्या आएगा। देखो, हम अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोस स्क्वेयर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा रख सकते हैं, कोस स्क्वेयर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा रख सकते हैं, और कोस स्क्वेयर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वेयर गामा रख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। बट अगर मैं इन तीनों टर्म्स को राइट साइड ले जाती हूँ तो तीनों प्लस की हो जाएंगी। प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा, प्लस का हो जाएगा बेटा साइन स्क्वेयर बीटा, और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वेयर गामा। और यहाँ पर कितना रह गया, 1 + 1 2। यानी कि ये एक्सप्रेशन कोस के अंदर तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन साइन के अंदर किसके इक्वल होगा, 2 के। ठीक है। अच्छा, इसी में आगे सुनो, कई बार वो हमसे क्या पूछ लेता है कि ओपी वेक्टर ने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, अगर वो एंगल इक्वली इंक्लाइंड हो। बेटा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ओपी वेक्टर अगर तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाए तो उसे बोलेंगे इक्वली इंक्लाइंड। तो उस केस में हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तब देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन में जाएं, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कोस स्क्वायर अल्फा तो यूँ कहीं लिख लिया। बेटा, अगर अल्फा बराबर बीटा है तो बीटा की जगह भी मैंने अल्फा रख दिया, तो कोस स्क्वायर अल्फा, और गामा बराबर अल्फा है तो गामा की जगह भी मैंने अल्फा रख दिया, और इक्वल टू 1 था ही, तो यहाँ से 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आ गया। तो कोस स्क्वायर अल्फा जो है वो 1/3 आ गया। तो बेटा, यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू ±1/√3 आई कि नहीं आई। अब जैसे आपने बीटा और गामा की जगह अल्फा रखा, आप वैसे ही अल्फा और गामा की जगह बीटा रखोगे तो वहाँ से कोस बीटा की वैल्यू भी तो ±1/√3 आएगी। और अगर आप अल्फा और बीटा की जगह गामा रखोगे तो कोस गामा की वैल्यू भी तो ±1/√3 आएगी। इसका मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा तो डायरेक्शन कोस साइन होते हैं। बेटा, ±1/√3 ±1/√3 और ±1/√3 डायरेक्शन कोसाइन का काम कब करेंगे, जब हमारे जो एंगल है ना वो इक्वली इंक्लाइंड हो। क्योंकि ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू है, और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाया गया है तब डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे +-1/√3 +-1/√3 और +-1/√3। कई बार वो इस प्लस माइनस को इग्नोर कर सकता है, वो आपकी मर्जी है, पर आपको एक केस तो कंसिडर करना ही होगा। देखो बेटा, अभी आपको डायरेक्शन रेशियो कोसाइन के बारे में बताया, वो रिलेशन आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, तो बेटा ये बताओ, हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए, अल्फा बीटा गामा। बेटा, जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, अल्फा कितना हो गया 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बीटा हो गया 90, और जेड के साथ भी 90 बनाएगा क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो वाई एक्सिस एक्स के साथ तो 90 बनाएगा, खुद के साथ 0,
और बेटा जेड के साथ फिर 90। ऐसे जेड की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड के साथ क्या आएगा 0। तो तुम्हारे पास अगर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है तो आप डायरेक्शन कोसाइन तो लिख सकते हो। बेटा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा। जब तुम अल्फ़ा को 0 रखोगे तो कोस 0 1, बीटा 90 रखोगे तो कोस 90 0 और कोस 90 फिर से क्या 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1 0 0। ऐसे वाई एक्सिस के निकालेंगे तो कोस 90 0 कोस 0 1 कोस 90 0 और जेड की बात करें तो वो कहेंगे 0 0 1। ये आपको हमेशा याद रखने हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, वाई के क्या होते हैं और जेड के क्या होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो बेटा हम एक रिलेशन पढ़ रहे हैं रेशियो एंड कोसाइन में। क्या कि जैसे ए बी सी कोई भी 3 नंबर है, एनी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर है, ठीक है। अगर ये 3 नंबर किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN नाम दे देते हैं, ये कोई भी 3 नंबर किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ रेशियो को सेम बना लेते हैं, समझे। ए बी सी ने LMN के साथ अगर रेशियो को सेम बना लिया तो ये जो 3 नंबर ए बी सी थे ना, ये कोई भी 3 नंबर ना रह के उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो का काम करेंगे जिसके डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारे पास थे, और तब वो 3 नंबर उस लाइन के क्या बन जाएंगे बेटा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। एक रिलेशन और भी होता है बेटा, क्या कि डायरेक्शन कोसाइन जो है ना वो डायरेक्शन रेशियो का काम कर सकते हैं, बट डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का काम नहीं कर सकते। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की जगह यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बेटा जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना वो डायरेक्शन रेशियो के साथ हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियो को सेम बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है, लेकिन A² प्लस B² प्लस C² 1 नहीं होता। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि नॉर्मली जब भी डायरेक्शन रेशियो अज्यूम करने की बात आती है तो हम हमेशा ABC की फॉर्म में अज्यूम करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन अज्यूम करने की बात आती है बेटा तो हम LMN लेते हैं। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता। यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ABC तो रेशियो के लिए काम कर रहे हैं और LMN किसके लिए, डायरेक्शन है कोसाइन के लिए। ठीक है। आगे देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डायरेक्शन रेशियो लिखने हो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, और उस लाइन के वो लाइन जिन दोनों पॉइंट से मिलके बनी हुई है ना, वो 2 ज्वाइनिंग पॉइंट अगर आपको दे दिए जाएं तो आप उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो, और अगर डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो तो फिर डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हो। जैसे आपको PQ लाइन दे दी जाए, PQ लाइन इन 2 पॉइंटों से मिलके बनी हुई है, जिसमें P आपका x1 y1 z1 है और Q आपका x2 y2 z2 है। यानी कि अगर एक लाइन के पास अपने दोनों एंगुलर पॉइंट हैं तो हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। और बेटा लाइन के डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, अगर तुम्हें यहाँ से PQ वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो तुम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P लिखोगे या नहीं। यानी कि PQ वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे ना वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। हम चाहे इसमें सीधा लिख दें, क्योंकि उसमें कंपोनेंट का काम कौन करेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अगर आपके पास लाइन के 2 पासेस थ्रू पॉइंट हैं तो हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। आप यूँ कह सकते हो उस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, जो आपको पीछे सिखाया था, PQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P, और फिर उसके कंपोनेंट उठा लो। इसकी क्या ज़रूरत है, आप सीधा ही लिख सकते हो। और अगर बेटा रेशियो आ जाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएंगे। जैसे एक लाइन है, ये पॉइंट आपको 3 1 2 दे दिया जाए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपको 5 2 1 दे दिया जाए। AB लाइन है,
अगर आपसे यूँ कहा जाए ए बी लाइन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखो, तो आप सीधा लिख दो 5 - 3 2, 2 - 1 1 और 1 - 2 -1। आपसे वो सीधा यूँ कहे हमें तो ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो भी हम पहले रेशियो तो निकालेंगे। अब रेशियो से कोसाइन में कन्वर्ट करना आता है, मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड। इसमें आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना बेटा तो √6 आएगा। तो क्या लिखेंगे 2/√6, 1/√6 और -1/√6। ये ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और ये ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। और यूँ लगा लो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा। देखो बेटा आगे हम पढ़े एंगल बिटवीन टू लाइंस। उससे पहले हमने जो 12th चैप्टर में पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से क्या फॉर्मूला था बेटा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। सेम वही है। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, दो लाइन के, ये था दो वेक्टर के बीच में एंगल, अब बात हो रही है दो लाइन के बीच में एंगल। जैसे भाई आपकी पहली लाइन है बेटा L1, दूसरी लाइन आपकी L2। अगर आपको L1 L2 के बीच में एंगल निकालना है बात घूम फिर के यहीं आ जाएगी। जो L1 लाइन होगी आपके पास उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, या यूँ कह दो उस लाइन का पोजीशन वेक्टर होगा। अब डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनेगा हम उसका नाम वेक्टर ए रख सकते हैं। L2 लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो देंगे, या यूँ कह दो L2 लाइन का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने क्या कह दिया बी। तो जब दो लाइन के बीच में एंगल निकालने की बात आएगी तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर ए L1 लाइन का पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर बी L2 लाइन का पोजीशन वेक्टर है। समझ रहे हो या नहीं? देखो बेटा यहाँ सिर्फ वेक्टर थे, अब ये वेक्टर लाइंस के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे वेक्टर के जनरल फॉर्म में हम ले लें बेटा A1i प्लस में A2j और प्लस में A3k। ये वो वेक्टर है जो L1 लाइन का पोजीशन वेक्टर है। हम यूँ भी लिख सकते हैं कि L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो फिर क्या हो जाएंगे यहाँ से A1, A2 और A3। ध्यान से सुनो इसको। दूसरा बेटा B वो वेक्टर ले लिया जो L2 लाइन का पोजीशन वेक्टर है B1i प्लस में B2j और प्लस में B3k। ठीक है, ये हम यूँ कह दें L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हैं B1, B2, B3। भाई वो ऐसे A1, B1, C1 ले या A1, A2, A3 ले, वो हमारी मर्जी है। अब देखो दो लाइन के बीच में भी एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन यहाँ वेक्टर A और वेक्टर B दोनों लाइन के पोजीशन वेक्टर का काम करेंगे। जब आप इसके अंदर रखोगे तो बेटा A की डॉट प्रोडक्ट B के साथ हमें करनी आती है A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस में A3 B3 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं तो हम उन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। तो भाई ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 डायरेक्शन रेशियो ही तो हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस में बेटा A3 का स्क्वायर। यहाँ आएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ध्यान से सुनो, ये हो गया। हम इसको आगे जाके क्या करने लग जाते हैं कि डायरेक्शन रेशियो अगर हमारे पास हैं तो हम लाइन के बीच में एंगल रख सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा बेटा अगर मैं इसी को सेपरेट करूं कैसे, cos थीटा इक्वल टू, मैंने क्या किया A1 B1 के नीचे ये दोनों टर्म लिख ली और लिख के A1 के नीचे अलग से सेपरेट कर दी और B1 के नीचे अलग से। ऐसे A2 के नीचे A1 का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म B2 के नीचे कर दी प्लस में A3 और B3 के नीचे भी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो A1 के अपोन में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर आएगा, मैं उसको L1 नाम दे सकती हूँ। L1 मतलब पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का पहला कंपोनेंट। बेटा अगर A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशियो हैं, कोई आपसे यूँ कहे डायरेक्शन कोसाइन लिखो, तो तुम इन तीनों के नीचे मैग्नीट्यूड रखोगे कि नहीं?
तो a1 के अपोन में रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर आएगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए नॉर्मली हम Lm1 लेते हैं, लेकिन यहाँ L1 के लिए पहली लाइन के लिए ले लेंगे L1 M1 N1 और दूसरी लाइन के लिए ले लेंगे हम L2 M2 N2। तो ये तो पूरा हो जाएगा L1 और ये B1 के अपोन में आएगा, ये हो जाएगा आपका L2 प्लस में फिर आएगा M1 इंटू में M2 और फिर आएगा N1 इंटू में N2 और इक्वल टू कोस थीटा। ध्यान से सुनो, इसको क्या पढ़ने लग जाएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारे पास हैं, हम लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जब कोसाइन दे रखे हो तब एंगल निकालें, ये वो फॉर्मूला है जब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तब एंगल निकालें। ठीक है, फिर देखो हमने वेक्टर में पढ़ा था बेटा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब हम बात करें अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, बेटा दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके पोजीशन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। बात तो फिर वहीं आ गई, पोजीशन वेक्टर भी तो दो वेक्टर ही हैं, इसका मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तुम यहाँ आ जाओ, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कोस 90 क्या हो गया 0, ये उधर जाके ए डॉट भी 0 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात इस कार्टेशियन फॉर्म की करो, थीटा अगर 90 दे दिया जाए, लाइन परपेंडिकुलर दे दी जाए तो कोस 90 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म उधर जाके 0 हो जाएंगी। हमारे पास क्या रहेगा a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3 बराबर 0। तो बेटा अगर आपको वेक्टर और कार्टेशियन में डिफरेंस पता हो तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ हमने ए डॉट बी लिख दिया, यहाँ हमने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करके लिख दी। समझ रहे हो है नहीं? ये हम यूँ कह देंगे भाई, क्या पढ़ेंगे इसको, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0। बात वही है कि दोनों लाइन के पोजीशन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। इसी को डायरेक्शन कोसाइन से कैसे रिलेट कर देंगे, अगर लाइन परपेंडिकुलर दे रखी हैं तो बेटा थीटा क्या हो जाएगा 90, कोस 90 क्या होता है 0। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 बराबर 0। मेरी बात ध्यान से सुन लो, लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम भी 0 होगा और डायरेक्शन कोसाइन की प्रोडक्ट का सम भी क्या होगा 0। बेटा ये तो तब लगाएंगे जब हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे और ये तब लगाएंगे जब हमारे पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। फिर हमने पैरेलल के बारे में पढ़ रखा है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो क्या पढ़ा था, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके कंपोनेंट का रेशियो क्या होता है सेम। लेकिन अब हम बात करेंगे लाइन की, दो लाइन अगर पैरेलल होंगी, बेटा बात तो वही होगी, दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनके पोजीशन वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा सेम। लेकिन लाइन के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा सेम आएगा। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको करवाए हैं ना, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है।